सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello students, welcome again to the Success Mantra. This is our third week of the glimpse of week's session and January third week की जो important news जो है हम इसमें cover करने जा रहे हैं. हमारा third session है. This is our third session of the glimpse of week and इसमें हम जो थर्ड वीक है जनवरी का उसकी जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको लेकर आए हैं आपके सामने. तो प्लीज़ उसको देखिए, ध्यान से समझिए. जो पहली न्यूज़ है, द वेरी फर्स्ट न्यूज़ ऑफ टुडेज ग्लिम्स ऑफ वीक रिलेटेड विद द राम टेम्पल, है ना. जो आप लोगों को पता ही होगा, अयोध्या में 22 जनवरी जो आज है, तो उस दिन जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है. तो जो मंदिर बनाया गया है उसके बारे में ये है. ठीक है, जो मंदिर है बच्चों, ये नागर स्टाइल में बना हुआ ये टेम्पल है बच्चों. याद रखना है, टेम्पल मेकिंग के 3 स्टाइल मेजरली भारत में देखने को मिलेंगे आपको. द वेरी फर्स्ट इज नागर स्टाइल, नागरा स्टाइल. सेकेंड वन इज बेसर स्टाइल, ना, बेसरा स्टाइल. ठीक है. एंड थर्ड वन इज द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल. ठीक है. ये आपका नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, एंड ये मिड इंडिया सेक्शन में आपको बेसर स्टाइल देखने को मिलेगा. ये जो बेसर स्टाइल है, इट्स ए क्लीन एमलगेशन ऑफ दी 1 and 3 की प्रॉपर्टी को मिलाकर जो बेसर स्टाइल की जो टेम्पल मेकिंग आपको देखने को मिलेगी. क्योंकि जो हमारा राम टेम्पल है जो एस्टेब्लिश हो रहा है वो नागर स्टाइल का है, तो हम इसी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे. नागर स्टाइल टेम्पल, ठीक है. नॉर्थ इंडिया में इसी तरह के टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे. जो नागर स्टाइल का ये टेम्पल है, ये बन के तैयार हो चुका है. इसमें भूमि पूजन भी हो गया है बच्चों, और इसका जो भूमि पूजन है 2020 को किया गया था, है ना, 2020. ओके, 2020 को जो है इसका भूमि पूजन किया गया. हम कुछ समझेंगे, कुछ फैक्ट समझेंगे. नागर टेम्पल जो स्टाइल का जो टेम्पल मेकिंग आर्किटेक्ट है वो 5th सेंचुरी सी के आसपास से जो है नॉर्थ इंडिया में जो है स्टार्ट हुआ. लेटर गुप्ता टाइम पीरियड से ये स्टार्ट हुआ है. ओके, लेटर गुप्ता जो टाइम पीरियड था उसके बाद से जो पहले टाइम से एंशिएंट जो टेम्पल माने जाते हैं, है ना, तो बहुत ही फेमस टेम्पल हैं वो गुप्ता टाइम पीरियड के ही माने जाते हैं. ठीक है. स्कॉलर्स ये भी डिबेट करते हैं कि नागर और द्रविडियन स्टाइल जो हैं वो डिस्टिंक्टेड हैं, उनका स्टाइल मेकिंग अलग है. मंदिरों को देख के आपको पता भी चलेगा. ठीक है, आपको देख के पता भी चलेगा कि जो नागर स्टाइल है पूरी तरह से अलग है और द्रविडियन स्टाइल पूरी तरीके से अलग है. ठीक है. तो हमें ये याद रखना है कि जो राम मंदिर जो टेम्पल है वो नागर स्टाइल में बनाया गया है. ठीक है, ये याद रखना है. की फीचर्स की अगर हम बात करें नागर स्टाइल के टेम्पल की, तो उसमें गर्भगृह सेक्शन होता है, सेंट्रल सेक्ट्रम होता है ना, जिसमें भगवान की मूर्ति रखी रहती है. उसके चारों तरफ जो है आपको प्रदक्षिणा पथ मिलेगा, मंदिर के अंदर ही मिलेगा. शिखर होंगे, और शिखर जो है जो द्रविडियन स्टाइल होता है उसमें विमान शेप में होता है, जबकि नागर में विमान शेप का शिखर नहीं होता है ना. वो सिंगल रन में ही एक शिखर आपको देखने को मिलेगा, है ना. वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव होता है. जो मेरू ना, माउंट मेरूज उसमें बने होते हैं, उनको भी वो कंटेन किए हुए होता है अपने अंदर. ठीक है. ये मान लीजिए सेंट्रल सेक्ट्रम है, तो इसके ऊपर इस तरीके से जो माउंट है वो बना होगा, और उसमें छोटे छोटे साइड में माउंट्स भी बने होते हैं मंदिर के दोनों तरफ, चारों तरफ. ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए. जो एक मंडपम सेक्शन होता है जहाँ पर प्रसाद वगैरह बांटा जाता है, इसमें हॉल सेक्शन आप कह लीजिए, जहाँ हॉल होता है, यहाँ बैठकर लोग कीर्तन वगैरह करते हैं, उसे मंडप कहते हैं. तो ये नागर स्टाइल का जो टेम्पल स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, ये नॉर्थ इंडिया में ही बहुत फेमस है और बेसिकली आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. जो मेजरली 5 आर्किटेक्चर मोड रहे हैं नागर के, तो उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं. जो नागर स्टाइल टोटल पूरे नॉर्थ इंडिया का जो नागर स्टाइल है उसको भी हम 5 मोड में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात का वल्लभी सेक्शन, एक है जो सेकंड सेक्शन है वो मसना सेक्शन है, थर्ड वन इज लैटिना, है ना. ओके, और चौथा हो गया आपका शेखनी, और 5वां हो गया आपका भूमिजा, है ना. तो ये 5 सेगमेंट है, 5 मोड को के टाइप के आपके शिखर जो है और शेप जो है आपको देखने को मिल सकते हैं नागर स्टाइल के अंदर. ठीक है. The first two relate with the early Naga style. ये वाले जो दो हैं ये अर्ली नागा स्टाइल के हैं. अर्ली नागा स्टाइल सेगमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जबकि जो लातिना फीचर है वो सिंगल कर्वेचर के साथ आता है. थोड़ा सा इस तरह से कर्व जाएगा मंदिर के शिखर का. गुंबद नहीं बना देना, मैंने ज्यादा थोड़ा कर्व हो गया इस तरीके से, है ना.
ओके, इस तरीके से शिखर जाएगा और चारों तरफ से इस तरीके से ही कर्वेचर टाइप का स्ट्रक्चर वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। लेटर शिखारी सेगमेंट आपको देखने को मिलता है, छोटे छोटे स्प्लिट सेक्शन उसमें आपको देखने को मिलेंगे, जबकि भूमिजा वाले में ग्रिड लाइक के पैटर्न आपको मिनिएचर्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब नागर स्टाइल भी मेजरली आप 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 5 मोड आप उनको बता सकते हो। नागर स्टाइल की भी अपनी क्या होती है, एक खासियत होती है। ओके, ये याद रखना है। अगर हम कंपेयर करें द्रविड़ स्टाइल टेम्पल से, तो द्रविड़ स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं उसका जो मेन अट्रैक्शन होता है वो विमान होता है ना। जो विमान, जो शिखर है मंदिर का वो विमान शेप में बना होगा, नागर स्टाइल में विमान शेप नहीं मिलता है ना। दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन द नागर स्टाइल एंड द द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और द्रविड़ स्टाइल में जो प्रदक्षिणा पथ है वो मंदिर के बाहर होता है, मंदिर में टैंक होता है ना, तालाब जरूर होगा, और गोमुख सेक्शन प्रवेश द्वार जो है वो बड़े बड़े होते हैं। तो ये कुछ डिस्टिंक्टिव कहना चाहिए मार्किंग है जो द्रविड़ स्टाइल को नागर स्टाइल से क्या करती है, अलग करती है। ओके, अयोध्या के राम मंदिर की हम बात करें, अयोध्या के राम मंदिर की बात करें तो राम जन्मभूमि में जो टेम्पल बना हुआ है ना, वो एक कॉम्बिनेशन है, एक एमलगेशन है। मेजरली नागर स्टाइल है, लेकिन उसमें कुछ कुछ द्रविडियन एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेजरली जो है वो जैसे द्रविडियन का एक तो वॉल रेफरेंस जो है हमने द्रविडियन स्टाइल से उठाया हुआ है वहाँ पर, है ना। जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसमें जो वॉल रेफरेंस है द्रविडियन स्टाइल्स का आपको देखने को मिलेगा, और गोपुरम आपको देखने को मिलेंगे, टावरिंग गोपुरम देखने को मिलेंगे, जो एंट्री गेट्स होते हैं तो वो भी आपको द्रविडियन स्टाइल के देखने को मिलेंगे। बाकी सारी चीजें जो हैं नागर टेम्पल की, नागर स्टाइल की ही आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो यानी कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, सिख एमलगेशन ऑफ दी नागर स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल की दो प्रॉपर्टी मेजरली है, एक तो गोपुरम और दूसरा जो रेफरेंस वॉल है वो वहाँ द्रविड़ स्टाइल से ली गई है, जबकि बाकी जो स्ट्रक्चर है वो नागर स्टाइल का ही रखा गया है। ओके, ये याद रखना है। कुछ और हम फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं हम, है ना, कि राम जन्मभूमि में जो टेम्पल बन रहा है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। जो सबसे पहला फैक्ट है बच्चों, ये पूछा जाएगा आपसे कि चीफ आर्किटेक्चर कौन है उनका, है ना, किसने डिजाइन किसने बना के रखा है, किसने डिजाइन बनाया है ना। तो उसमें चंद्रकांत सोमपुरा, है ना, ये आप नाम याद रखने का प्लीज, चंद्रकांत सोमपुरा, है ना। और उनके 2 बेटे हैं, है ना, 2 लड़के हैं उनके, 2 बच्चे हैं, उन्होंने भी इसमें भी काम किया है। एक है निखिल, है ना, एक का नाम है निखिल सोमपुरा, दूसरे का नाम आशीष सोमपुरा, है ना। तो ये नाम भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। निखिल द वेरी फर्स्ट, एक लड़के का नाम निखिल है और दूसरे का नाम आशीष है ना, इनके दोनों ही इन्हीं के लड़के। तो इन 3 लोगों ने मिलकर जो है कि चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं राम मंदिर टेम्पल के, ठीक है। किसने डिजाइन एडवाइजरी करी है, तो डिजाइन एडवाइजरी में IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, NIT सूरत, बहुत सारी IIT NIT ने मिलकर जो है इसको रिकमेंड किया है। पूछेगा तो वो पूछेगा कि कौन सी कंपनी को टेंडर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है, तो L&T, है ना, ये याद रखनी है आपको, L&T। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन या तो ये है या फिर ये वाला, है ना, कौन सी कंपनी ने बनाया और आर्किटेक्चर कौन था, है ना। कंसल्टिंग कंपनी कौन सी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, तो वो आ जाएगी टाटा कंसल्टेंसी, है ना, TCEL, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड, है ना। टाटा कंसल्टेंसी इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। ओके, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामलला की जो मूर्ति बन रखी है ना, राम जी की जो मूर्ति बनी है वो किसने बनाई है ना, तो वो बनाई है अरुण योगीराज ने। किसने बनाई है, अरुण योगीराज, ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको, अरुण योगीराज, ठीक है। ये मेन स्कल्पचर ये रहे, इनकी हेल्प करी है 2 लोगों ने और, ठीक है, एक गणेश भट्ट और एक है सत्यनारायण पांडे, ठीक है। एक हो गए गणेश भट्ट और एक हो गए सत्यनारायण पांडे, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, चीफ स्कल्पचर हैं अरुण योगीराज, है ना, मैसूर से आते हैं, और दूसरे हैं 2 लोग और हैं, एक है गणेश भट्ट और एक है सत्यनारायण पांडे, ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल मंदिर का जो एरिया है वो 70 एकड़ का है। कितना है, 70 एकड़, है ना, 70 एकड़ का टोटल एरिया है। और उसमें जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है इसमें 2.77 एकड़ में, ठीक है। मंदिर जो है 2.77 एकड़ में बना हुआ है, अभी जो पूरा एरिया है वो 70 एकड़ का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो राम जन्मभूमि का पूजन हुआ था वो हुआ था 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ, और प्राण प्रतिष्ठा आज के दिन हो रही है 22 जनवरी 2024 को, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए इसको देखिए एक बार। इसके अलावा भी कभी कभी एक कुछ फैक्ट और पूछ सकता है वो, जैसे कि
जो कॉम्प्लेक्स है, मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें जैसे रेक्टेंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा। वो जो रेक्टेंगुलर वॉल्स हैं ये जो हैं बच्चों, ये द्रविडियन टेम्पल से जो है ये एफिलेटेड है। टोटल 44 डोर्स आपको देखने को मिलेंगे पूरे मंदिर में, और 392 पिलर्स का ये पूरा सेगमेंट है। ठीक है, याद रखना 392 पिलर्स। एक चीज और मैं बताता हूँ फैक्ट, इसमें लोहे का, स्टील का यूज नहीं किया गया है, ये बात आप याद रखिएगा। तो जो मंदिर बनाया गया है वो एंशिएंट तरीके से बनाया गया है ना, और उसमें लोहे का, स्टील का यूज नहीं किया गया है ना। तो ये हमारी मेजर न्यूज थी पिछले वीक की, जो इम्पोर्टेंट थी और इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसके बारे में आपको मैक्सिमम चीजें जो है बच्चों वो पता होनी चाहिए, है ना, मैक्सिमम चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है बच्चों, एक मिनट, जो सेकंड न्यूज है बच्चों, वो सेकंड न्यूज है आपकी ये वाली। ठीक है, the second one is the WHO issues guidance on healthcare AI ethics। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। WHO ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं ताकि हेल्थ केयर सेगमेंट में AI का क्या इम्पैक्ट है उसको समझा जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, समझनी है। ठीक है, देखो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट की हेल्थ केयर एप्लीकेशंस हैं, जिन एरियाज में अफेक्ट पड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, WHO ने उनको आइडेंटिफाई किया है कि 5 ऐसे ब्रॉड एलेमेंट्स एप्लीकेशंस हैं, एरियाज हैं जहां पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। कहाँ, पहला कौन सा हो गया, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस। सेकंड कौन सा है, पेशेंट सेल्फ डायग्नोसिस। तीसरा है क्लरिकल हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। चौथा है मेडिकल एजुकेशन, एंड द फिफ्थ वन इज सिमुलेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये 5 एरिया ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको जो है हेल्थ केयर एप्लीकेशन एरियाज देखने को मिलेंगे AI सेगमेंट के, है ना। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्वेश्चन एंड रिस्क सेक्शन तो रहेगा ही, तो उसके अलावा बावजूद भी रिस्क एनालिसिस करते हुए जो फॉल्स एंड बायस्ड स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कैंसिल आउट करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, और इम्प्रॉपरली गाइडेड डिसीजंस को हम हटा देंगे। तो AI उसमें हेल्प करेगा आपकी, है ना। तो हेल्थ केयर सेगमेंट्स में AI का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। कुछ ट्रेनिंग डाटा इक्वालिटी के थ्रू, या फिर आगे चल के आप क्या काम कर सकते हैं कि जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी डिस्पैरिटीज आ रही हैं इलाज करने में हेल्थ केयर सेगमेंट्स में, उन सब को AI की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, है ना। तो AI का किस तरीके से यूज हो सकता है उसके लिए WHO ने ये बात बोली है, और उसमें AI एक इम्पोर्टेंट टूल साबित होगा। इसके स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें तो WHO ने एडवोकेट किया है साफ साफ कि हेल्थ सिस्टम और टेक्नोलॉजिकल फर्म्स, सिविल सोसाइटीज और साथ ही साथ पेशेंट, ये सब लोग मिलकर एक इस तरीके के एनवायरनमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं जहां पर AI सेगमेंट को हेल्थ केयर सेगमेंट में हम एमेलगेट करके एक प्रॉपर वे में पेशेंट्स के लिए सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के क्या क्या रेगुलेशन और इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट जब हेल्थ मिनिस्ट्री वहाँ है और एडमिनिस्ट्रेशन चलता ही है, तो वो एडवाइस करने काम करेंगे गवर्नमेंट को कि ऐसे लॉ बनाइए आप जिसमें हम जो AI सेगमेंट है, LMM है और एथिकल ड्यूटीज हैं, उनको हम क्या कर सकें, सॉल्व आउट कर सकें। साथ ही साथ आपको फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि इस तरह का पब्लिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके जो AI इनेबल्ड हो और हेल्थ सेगमेंट में जो है टारगेट्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऐसे लॉज बनाने की जरूरत है। ऐसे लॉज अभी है नहीं, AI रिलेटेड लॉज है नहीं। अरे IT एक्ट 2000 बनाया गवर्नमेंट ने, है ना, तो AI के लिए तो अभी कोई एक्ट बना ही नहीं है। क्या क्या ग्लोबल रिस्क है, तो ग्लोबल रिस्क को बताते हुए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आती है ना हर साल, दावोस में भी इस बार मीटिंग होने वाली है, तो वहां पे उसमें भी उस रिपोर्ट की जिक्र रहता है। तो WEF का जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है उसने कैटेगराइज करा है AI को डिसइंफॉर्मेशन एंड मीडिया मैनिपुलेशन के तौर पर एज ए प्रेसिंग शॉर्ट टर्म सोशल रिस्क, है ना, स्पेशली फॉर अपकमिंग इलेक्शंस। तो अपकमिंग इलेक्शंस में AI का मिसयूज हो सकता है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हो सकता है, तो कोई हेल्थ सेगमेंट में ऐसा ना हो, है ना। तो इसके लिए उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, और 3 बिलियन से ज्यादा वोट इस साल डलने वाले हैं।
भारत के अलावा ब्रिटेन में इस बार चुनाव है, अमेरिका में इस बार चुनाव है ना, बांग्लादेश में भी चुनाव हुए हैं, है ना, भूटान में चुनाव हुए हैं। तो ये जो 2024 जो है वो इलेक्शन ईयर है, मैसिव इलेक्शन ईयर है। 3 बिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इस साल वोट का यूज़ करने वाले हैं ना, वोटिंग पावर यूज़ करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एआई का उसमें रोल रहेगा ही, है ना, रहने ही वाला है। तो कहीं वो एक गलत वे में एआई जो है उसको यूज़ ना किया जाए टू मिसगाइड दी ऑडियंस, मिसगाइड दी सिटीजन्स। तो उसके लिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में एआई को एक डिसइंफॉर्मेटिव एंड मैनिपुलेटिव टूल के तौर पर जो है आइडेंटिफाई किया है WEF ने, ठीक है। यूएन के एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एआई जो है वो लोअर इनकम जो कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्शन को और ज़्यादा कम कर सकता है और उनमें और ज़्यादा निगेटिवली अफेक्ट ला सकता है, जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी में जो पिछड़े कंट्री हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो देखने को मिलेगी एआई के चलते। तो इन सारे रिस्क असेसमेंट्स की बात करी गई है उसमें, और बोला गया है कि एआई को हेल्थ हो, चाहे मीडिया हो, फिर चाहे वो साइबर थ्रेट हो, इन सब चीज़ों में आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब साइबर थ्रेट कैसे हो सकता है? जितने भी इकोनॉमिक फ्रॉड्स हो रहे हैं, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट यही बताती है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू पोटेंशियली डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जो अटैकर्स हैं, है ना, वो साइबर अटैक करते हैं, फ्रॉड करते हैं, इकोनॉमिक फ्रॉड करते हैं, साथ ही साथ डाटा की चोरी करते हैं, और फिर उसके बाद फिर लोगों को ब्लैकमेल करना से लेकर और पता नहीं कहाँ तक जो है उस डाटा का मिसयूज किया जाता है। डाटा भले ही एनक्रिप्शन लेवल पे यूज हो रहा हो, उसको भी वो चुरा लेते हैं ना, तो एआई उसको भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो एक सीरियस थ्रेट है ये, साइबर अटैकिंग में भी एक सीरियस थ्रेट हो सकता है एआई। तो उसको भी उन्होंने बोला है कि इस पर भी हमें क्या करने की जरूरत है, इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है, उस थ्रेट को भी हमें भूलना नहीं है, ठीक है। तो यानी कि टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो एआई का क्या मिसयूज हो सकता है, किस किस सेगमेंट में क्या मिसयूज हो सकता है, उसको लेकर जो है WEF की और WHO की रिपोर्ट्स हैं उनको हमें देखना चाहिए। अगली जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है बच्चों वो है 2024 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। इंडिया की 4th रैंक है इसमें, है ना, इंडिया की 4th रैंक है। दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री जो है US, रशिया, फिर चाइना, और 4th नंबर पे जो है वो भारत आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ मेंशन भी की है, पहले पे अमेरिका है, सेकंड पर रशिया, तीसरे पे चाइना है, इंडिया 4th प्लेस पर है ना, 4th प्लेस पर है, ओके। और सेकंड स्ट्रेट ईयर में लगातार दूसरे साल जो है भारत जो है 4th पोजीशन पर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो 9th पोजीशन पे है बच्चों, और जबकि जो इटली है वो 10th पोजीशन पे है, ठीक है। साउथ कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, यूके की बात करें, तो ये भी 10th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेंगे। असेसमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो असेसमेंट है वो मिलिट्री रिसोर्सेज के तौर पर होता है, क्या मिलिट्री रिसोर्सेज है किस कंट्री के पास, उसकी इंडस्ट्री कैसी है, डिफेंस इंडस्ट्री कैसी है, ज्योग्राफी क्या है, मैन पावर कितनी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर जो है फायर पावर फिर फाइनली डिफाइन की जाती है। और भारत की जो फायर पावर है इंटरनेशनल लेवल पे 4th मोस्ट पावरफुल ग्लोबल फायर पावर जो है वो इंडिया की आपको देखने को मिलेगी। India has maintained its position as the 4th most powerful military since in the latest 2024 global firepower ranking, जो भी हमने बताया। इसमें इंडेक्स भी दिया है, मैंने स्कोर भी मेंशन किया है, वो आपको याद नहीं रखना है, आपको बस रैंक याद रखनी है, वही आपके लिए काम का है, ठीक है, वही आपके लिए काम का। अब देखो भारत कितना खर्चा करता है इंपोर्ट पर, वो यहाँ मैंने सेपरेटली मेंशन किया। इंडिया इंपोर्ट 70% ऑफ आर्म्स बट इट्स एक्सेलरेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इस फैक्टर को भी इसमें काउंट किया गया है कि भारत जो है 70% से ज़्यादा आर्म्स बाहर से खरीदता है, लेकिन फिर भी वो अपने डिफेंस कॉरिडोर के अंदर जो है अपने जो है जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको लगातार बढ़ा रहा है। बाहर से खरीदने की जगह हम घर में बनाने पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, है ना, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो डिफेंस सेगमेंट, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एडवांसमेंट है भारत के पास, क्योंकि भारत जो है इंडियन ओशन रीजन में जो है उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और आज के टाइम पर जो इंडो पैसिफिक एरिया है वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाला एरिया है। इकोनॉमी भी हमारी राइज कर रही है, GDP भी हमारी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेल्फ रिलायंस है आर्म्स में वो भी बढ़ेगा, है ना। इसके लिए हमने तेजस फाइटर बनाया है, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टाइम बनाते रहते हैं, है ना। आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर हमने बनाए हैं,
एक यूपी में बनाया, एक तमिलनाडु में बनाया है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिए हैं। और इस साल अगर बात करें तो डिफेंस सेगमेंट में मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिसके आउटपुट्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पर भी फोकस सरकार का, और साथ साथ न्यूक्लियर ट्राइड मतलब जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको भी गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है, उसको भी गवर्नमेंट आगे रखने चाह रही है। जैसे कि हमने INS विक्रांत बनाया है ना, अब हम बाहर से नहीं खरीद रहे, अब हमने अपने घर बनाया, अगला हम INS विराट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियर सेगमेंट में आप काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जाइए आप, तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हमने खुद बनाया, 700 मेगावाट उसकी पावर कैपेसिटी हमने खुद बनाया, घर में बनाया हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में हो चाहे इस सेगमेंट में हो, भारत जो है वो सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है, इस चीज में वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों वो असर की रिपोर्ट है ना। असर की जो रिपोर्ट है बच्चों, ये कहीं ना कहीं भारत में जो भी एजुकेशन का अगर सबसे बड़ा सर्वे अगर आप मानो ना, तो वो असर की रिपोर्ट का ही होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट अगर सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एजुकेशन सेक्टर में कोई रिपोर्ट मानी जाती है तो असर रिपोर्ट ही मानी जाती है, असर रिपोर्ट ही मानी जाती है, ठीक है। 2023 की असर रिपोर्ट के फैक्टर के जो डाटा हैं वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं। उसको एक प्रथम नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, NGO, वो ये रिपोर्ट जो है बच्चों जारी करती है। भारत सरकार भी उससे मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है ना, उसको अवॉइड नहीं करती है। उसके जो आउटपुट्स हैं उसको कंसीडर किया जाता है। इस बार की जो 2023 की रिपोर्ट है ना, उसका थीम आपको पता होना चाहिए, ऑन एजुकेशन लेट्स लिसन टू द टीनेजर्स, ये इसका थीम रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, जो पहला इंफॉर्मेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस बार की जो असर की रिपोर्ट है उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है ऑन एजुकेशन लेट्स लिसन टू टीनेजर, ऑन एजुकेशन लेट्स लिसन टू टीनेजर, है ना। ये जो है बच्चों इस बार का थीम रहा है, ये थीम रहा है इस बार की असर रिपोर्ट का, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, याद रखना है। 14 से 18 साल, जहां तक 18 साल से कम के बच्चे जो है बच्चे माने जाते हैं ना, 18 साल से कम की एज के, तो वहां तक की स्टडी आपकी होनी चाहिए। जो बेसिक एजुकेशन है वो तो होना ही चाहिए, वो तो फंडामेंटल राइट है आपका, ठीक है। जो एज ग्रुप है वो हमने 2005 से 2014 के बीच का जो सर्वे हुआ उसको भी हमने लेके काउंट किया है। अगर हम बात करें कि आउटपुट क्या निकल गया है, क्या आउटपुट है ओवरऑल रिपोर्ट वाइज देखें क्या क्या एरिया हम मेजर करते हैं उसमें, तो उसमें जो मेजर एरिया हम मेजर करते हैं, मेजर एरिया जो अकाउंट में लेते हैं वो है क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या एस्पायरेशंस हैं, जनरल अवेयरनेस क्या है, और एबिलिटी कितनी हो जनरेट हुई है स्टूडेंट्स के अंदर। इन 4 ब्रॉड एरियाज पर हम तोलते मोलते हैं बच्चों का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर कंपैरिजन में, और तब जो है ये सर्वे जो है फाइनली जो है वो अपनी रिपोर्ट देता है। इसमें रीडिंग कैपेबिलिटी चेक की जाती है, साथ ही साथ अर्थमेटिक स्किल्स चेक किए जाते हैं बच्चों के, ठीक है। एवरीडे टास्क जो दिया जाता है उनको, जो डिजिटल स्किल्स है अब वो भी चेक होने लगा है ना। तो असर की रिपोर्ट एक अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मानी जाती है। 30% से ज़्यादा जो रेस्पोंडेंट्स हैं ऑलरेडी वर्किंग हैं इस सेगमेंट में, और पेरेंट्स सभी को उसमें काउंट करके और तब फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है असर के अंदर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि असर की जो रिपोर्ट है ना वो अपने आप में जो है वो एक कंप्लीट रिपोर्ट मानी जाती है, जो भारत के एजुकेशन सेक्टर को जो है वो दिखाता है। साफ साफ क्या बोला गया है इसमें कि भाई 25% बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड लेवल की भी किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्राइम कंसर्न है अपने आप में, है ना। 1/4 बच्चे ऐसे हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में या सारे स्कूल्स को मिला लें, जो रीजनल लैंग्वेज में भी अपनी सेकंड स्टैंडर्ड की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, जबकि हाफ स्ट्रगलर्स विद डिवीजन प्रॉब्लम्स टिपिकली मास्टर्ड बाय द स्टैंडर्ड 3rd and 4th, तीसरे और चौथी क्लास का गणित भी नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम है, ये वो बच्चे हैं 14-18 साल के हो गए, तो यानी कैसे होगा फिर बताइए आप, है ना। तो यानी कि एक बहुत बड़ा स्कूल में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है ना। 90% से ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन्स, ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज तो करते हैं, है ना। ओके, सभी दोनों जेंडर्स को अगर हम मिला लें, बट गर्ल्स जो है पर्सनली डिवाइस ऑन करने में पीछे हैं कंपेयर टू बॉयज। बॉयज के लड़कों के पास मोबाइल वगैरह गैजेट्स वगैरह ज़्यादा है, लड़कियों के पास उतने नहीं है ना। तो ये दिखाता है कि इनइक्वालिटी भी है ना। इन कंट्री के अंदर क्या है, इनइक्वालिटी भी है, और ये इनइक्वालिटी बनी हुई है। स्कूल्स के अंदर अगर हम बात करें 85% से ज़्यादा एनरोलमेंट है स्कूल्स के अंदर, लेकिन अगर आप पर्सनली बात करो
तो प्लेटफॉर्म पर वो कन्वर्ट होता नहीं दिखाई देता है ना। जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। जॉब्स के सेक्शन में बात करो, मार्केट में बात करो, तो एजुकेशन जो है वो काम नहीं आ रही है, लोग स्किलफुल नहीं हो पा रहे, तो डिग्री ले लेते हैं बस, है ना। तो ये प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम असर की रिपोर्ट में जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। ओके, ये याद रखना है। तो 4 आपको ये याद रखने हैं कि कौन कौन से डोमेन्स हैं, एक्टिविटी, एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस और एक्टिविटीज के, कि जहाँ एस्पायरेशंस के, जिनको अकाउंट में लेकर असर की रिपोर्ट बनाई जाती है। और उन्हीं एक्टिविटीज सेगमेंट्स पर ये पाया गया है कि भारत में अभी भी जो है चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस इस लेवल पे हैं कि अनइवननेस बहुत ज़्यादा है। और चाहे वो मेल फीमेल के बीच हो, चाहे शहर या गांव के बच्चों के बीच में हो, है ना, तो वो चाहे वो रिलीजन वाइज बच्चे हों, उसमें भी कंपेयर कर सकते हैं आप। तो यानी बहुत एक डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो असर की रिपोर्ट जो है यही मेंशन करती है कि गवर्नमेंट को इसको जो है दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगली जो न्यूज़ है वो बच्चों एकाक्षी ऐप लॉन्च के बारे में है। ये क्या काम करेगा? तो ये ट्रैक फंड फ्लो अंडर एमपीएलएडी। एमपीएलएडी फंड क्या होता है? तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, है ना। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एमपी साहब को, है ना, हर साल 5 साल में 25 करोड़ रुपए मिलेंगे, ताकि अपने एरिया में वो क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो उस डेवलपमेंट को करने के लिए क्या वो पैसा सही से यूज हो रहा है? तो एकाक्षी लैब जो है लॉन्च की गई है, ताकि वो ट्रैक करेगा कि एमपी साहब अपने एरिया में डेवलपमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उस एमपीएलएडी फंड में आए हुए पैसे से, ठीक है। कई सारी की सारी सांसद निधि खा तो नहीं जा रहे सांसद साहब, ठीक है। तो ये देखेगा ये ऐप उसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, ये एक मिनिस्ट्री है, इसने इंप्लीमेंट किया है एंड लॉन्च किया है इस न्यू ऐप को। ऐप का नाम क्या है? एकाक्षी ऐप। क्या नाम है? ई साक्षी ऐप, एकाक्षी बोल रहा हूँ, ई साक्षी, ठीक है। क्या नाम है आपका? ई साक्षी ऐप, ठीक है। ओके, क्या काम करेगा? तो जो फंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी साहब को दिए जा रहे हैं लोकल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, उसको क्या करने का काम करेगा? मॉनिटरिंग करने का काम ये करने वाला है, ठीक है। क्या नाम है? ई साक्षी। क्या नाम है? ई साक्षी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर एमपीएलएडी फंड की स्कीम के बारे में हम बात करें तो ये जो ई साक्षी ऐप है ये कहीं ना कहीं एमपीएलएडी फंड की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। जो करप्शन हो रहा है ना एमपीएलएडी फंड की जो में जो फंड आते हैं, उस करप्शन को रोकेगा, ठीक है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया था इसकी गाइडलाइंस को, एमपीएलएडी फंड की यूटिलाइजेशन की गाइडलाइंस को, जो एमपी को ये बेटर तरीके से बता पाएगा कि कहाँ डायरेक्ट फंड को यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, टारगेटेड वे में किस ग्रुप को कितनी मदद देनी, उन सबको हेल्प करने में ये मददगार साबित होगा। थर्ड पार्टी इवेल्युएशन होगा इस स्कीम का, और साथ ही साथ जितना भी काम किया गया है 2014 से 2019 के बीच में, है ना, उन सबको अकाउंट में लेते हुए इस ऐप को डिजाइन किया गया है और परफॉर्मेंस भी डिसाइड होगी, ठीक है। तो ई साक्षी ऐप अगर आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो एमपीएलएडी फंड के प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वो बात करता है, ठीक है। क्या होना चाहिए? तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पर चेक हो जाना चाहिए, है ना, कि भाई एमपी साहब को कितना पैसा दिया गया था और एमपी साहब ने कितना पैसा लगाया, ठीक है। तो अब ई साक्षी ऐप के बाद से एमपीएलएडी फंड का जो प्रोग्रेस है ना, वो ज्यादा रियल टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जितनी भी स्टेट एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं, एमपी एमएलए दोनों को ही क्योंकि ये मिलता है फंड, तो जो भी वर्क हो रहा है उसके अंदर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। ऐसा नहीं कि केवल एमपी साहब ने या फिर एमएलए साहब ने बस शिलान्यास कर दिया और वहाँ कुछ बना नहीं है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो पाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम अभी भी एमपीएलएडी फंड की स्कीम के थ्रू लॉन्च शुरू हुए व खत्म हो गए। 2022 तक का ये डाटा है कि ऐसे 2 लाख काम ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना, जो बस पत्थर गड़ा हुआ है, शिलान्यास हो गया है, एमपी साहब ने अपने कर कमलों से उसको उद्घाटन कर दिया और उसके बाद वो गायब हो गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो अगर यूपी की बात करें तो 10% ऑफ डिलेड प्रोजेक्ट्स केवल यूपी से आते हैं, है ना। तो आप देखो केवल 10%, पूरे भारत में जितने भी एमपीएलएडी के डिलेड काम है उसका 10% अकेले यूपी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ई साक्षी ऐप के बाद से कहीं ना कहीं इसमें क्या आएगी, गिरावट आएगी, इसमें कम आएगी। डिमांड आती है कि साहब एमपीएलएडी के अंदर जो 5 करोड़ रुपए दिया जाता है उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दो। एमपी और एमएलए साहब बोलते हैं कि इस फंड को बढ़ा दीजिए आप। अरे बढ़ा तो दें, पहले आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज तो करो, बढ़ाने में कोई दिक्कत थोड़ी, प्रॉपर यूटिलाइज करो, आप 15 करोड़ दे लो, कोई दिक्कत थोड़ी, लेकिन करप्शन के लिए तो नहीं दिया जाएगा ना पैसा आपको। तो पहले जो पहली
फंडिंग दी जा रही है, पहले हम उसको प्रॉपरली रेगुलेट करेंगे, उसके बाद आपकी जो है MPLADs फंड को इंक्रीज करने की डिमांड के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो कैपिंग को हाँ बढ़ाना चाहिए ताकि लोकल एरिया में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, अच्छी बात है, लोकल एरिया में डेवलपमेंट होगा, अच्छी बात है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग को अच्छा करना पड़ेगा। अगली न्यूज़, लास्ट न्यूज़, एंशिएंट सेटलमेंट डिस्कवर्ड इन वडनगर, ये गुजरात में पड़ता है, 800 BC पुराना एक बहुत पुराना सेटलमेंट है, गांव सेटलमेंट ये देखने को मिला है वडनगर में। ठीक है, गुजरात में, यहाँ पर मोदी जी के से रिलेटेड है ये एरिया, है ना, वडनगर के आसपास का एरिया है ये। तो रिसर्चर्स ने ये बताया है कि ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिला है वडनगर में, जो 800 BC पुराना है, काफ़ी पुराना है। ठीक है, इससे पहले फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन चला जाएगा, ये वैदिक टाइम पीरियड का है, वैदिक टाइम पीरियड का है ना, इतना पुराना है। ठीक है, महाजनपदा टाइम पीरियड, टू पर्टिकुलर हम बात करें, जनपदा महाजनपदा टाइम पीरियड। ठीक है, मौर्यन और इंडो ग्रीक से भी पुराना है ये। ठीक है, लेगेसी की बात करो, डीप एक्सकेवेशन मार्क्स देखने को मिले हैं, है ना, इनहेबिटेड सेगमेंट देखने को मिला है, सिंगल फोर्टिफिकेशन देखने को मिला है ना, और जो किंगडम्स, इन्वेजन्स, रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ बुद्धिज्म, हिंदू, जैन, ये सब वहाँ पर देखने को मिले हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली भारत में कहाँ से जो है एक 800 BC पुराना सेटलमेंट देखने को मिला है, तो वडनगर में आपको देखने को मिला है ना। एनालिसिस ये किया गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से और इन्वेजन की वजह से ये जो सिविलाइजेशन थी ये खत्म हो गई, सेटलमेंट जो है वो खत्म हो गया। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए भी ये बात बोली जाती है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए भी ये बात बोली जाती है। इससे पहले प्री डेट्स की बात करें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म वाला सेगमेंट भी पॉपुलर रहा 800 BC के आसपास। तो 800 BC या उससे पहले के सेगमेंट में जो एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री है, तो वडनगर उनसे रिलेट करता नजर आता है, वहाँ के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वडनगर से रिलेट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्टिव आर्टफैक्ट्स क्या हैं, तो डिस्टिंक्टिव आर्टफैक्ट्स वहाँ देखने को मिलेंगे कि आपको वडनगर से पोटरी मिली हैं, बेंगल्स मिले हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मिली है ना। तो कहीं ना कहीं वडनगर भी उस जनपद महाजनपदा टाइम पीरियड का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा है, और उस समय वहाँ पर एक प्रॉपर जो है वो सेटलमेंट हुआ करता था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नेटिव विलेज भी आपको वहीं पर मिलेगा, कहाँ पर, वडनगर में। ठीक है, तो इस वजह से भी काफ़ी फेमस अपने आप में हो जाता है कि वो एरिया, कि प्राइम मिनिस्टर, आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसी एरिया से आते हैं, और उसमें इतना पुराना एंशिएंट टाइम पीरियड का जो है सेटलमेंट वो है देखने को मिला है। कनेक्टिंग क्लाइमेटिक एंड सेटलमेंट माइग्रेशंस वहाँ हुए, और उसके बाद से जो है चीज़ें जो है वहाँ पर बदल गई। ठीक है, ओके, चाहे वो ड्रॉट हिट एरिया हो, चाहे सेंट्रल से एशिया से आने वाला इन्वेजन हो, उसके चलते वो जो है एरिया और जो है बाद में डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बाद में सेटलमेंट नहीं देखने को मिलता है। फिर बाद में वहाँ पर वैदिक कल्चर जो है वो देखने को मिलता है, उसके बियॉन्ड फिर मौर्यन और लेटर मौर्यन टाइम पीरियड हमने देखा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लिम्स ऑफ वीक ऑफ लास्ट वीक, है ना। इसको आप देखें, समझें, और सेशन को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने साथ वालों के साथ शेयर करें। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट सेशन जब हम मिलेंगे तो अगले हफ्ते की हम न्यूज़ आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।